हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 102 भाग। जिंदगी को किसी तरह से समझा बुझाकर साहिर जितेंद्र जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जिंदगी साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन साहिर ने उसे वहीं पर दामिनी जी और जानवी जी के साथ छोड़ा। फिर अभिज्ञा और अर्पिता से इन लोगों का ध्यान रखने के लिए कहकर वह हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल आने के साथ ही उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया। देखिए राणा सा, अभी हाल में ही इनको हार्ट का पहला अटैक आया था और डॉक्टर ने आपको पहले ही प्रिकॉशन के रूप में ये बताया हुआ होगा कि किसी भी तरह का मेंटल या फिर फिजिकल स्ट्रेस इनके लिए खतरनाक है। डॉक्टर ने साहिर की तरफ देखते हुए कहा। साहिर ने हां में सर हिला दिया। भगवान की दया से जिस कंडीशन में यहां पर आए थे, उस कंडीशन को तो देखकर हमें लग रहा था कि इन्हें एक ही महीने में यह दूसरा अटैक आया है, लेकिन एग्जामिन करने के बाद ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई इनके पूरे बॉडी में रुक गई थी, जिसके कारण एक झटका जिसे कह सकते हैं, वैसा उन्हें महसूस हुआ था। अभी ये काफी कमजोर है, इस कारण अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला होता तो सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती थी। ऑक्सीजन की कमी के चलते जान भी जा सकती थी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। साहिर समझते हुए हां में सर हिलाया। इस चीज को वह उसी समय समझ गया था कि जितेंद्र जी स्ट्रेस के कारण ही फिर से इतना बीमार पड़े हैं और डॉक्टर ने उसकी सोच पर सही की मुहर लगा दी थी। पर ऐसी क्या बात है जिसको लेकर जितेंद्र जी इतना परेशान है? वह समझ नहीं पा रहा था। कहने को तो उसने कह दिया था कि अब वह जितेंद्र जी और प्रेम जी से कुछ नहीं पूछेगा जब तक वह खुद ना बताना चाहें, लेकिन इस बात से उसके दिमाग को अच्छे से मथ कर रख दिया था। कहीं भी जाता था तो घूम फिर कर सुई प्रेम जी और जितेंद्र जी के आसपास ही चली आती थीं। बात तो जानना चाहता था, लेकिन इन दोनों की सिचुएशन देखकर अब कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए बस इस समय डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ धीरे से अपना सर मसल रहा था, जबकि डॉक्टर आगे बोले जा रहे थे। जितेंद्र जी की हालत को देखते हुए लग रहा है कि उन्होंने किसी बात को अपने दिल और दिमाग पर पूरी तरह से बैठा लिया है। हाल फिलहाल में आपने जैसे प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट की घोषणा की है, तो हो सकता है कि बढ़ते हुए काम के बोझ को लेकर वो पहले से ही चिंता में चले गए हैं। जो भी हो, आप धीरे धीरे किसी भी तरह से उनके दिल से वह बात निकालिए। वह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वह क्या सोच रहे हैं, किस चीज को लेकर हो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। जब तक वह स्ट्रेसफुल चीज उनके दिल और दिमाग से नहीं निकलेगी, तब तक उनकी हालत इसी तरह से बनती बिगड़ती रहेगी। ऐसी कंडीशन में कोई भी दूसरी हल्की सी भी स्ट्रेस या फिर फिजिकल वर्क जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर ने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि उन पर कोई दबाव नहीं आए। पर अभी उनकी हालत कैसी है? साहिर ने पूछा। उनकी हालत स्टेबल है, पर फिर भी हमने उन्हें अंदर ऑब्जर्वेशन ही रखा है। 24 घंटे के अंदर उनकी हालत में सुधार होता ही रहता है तो हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर ने कहा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? साहिर ने पूछा। साहिर का सवाल सुनकर डॉक्टर एक पल के लिए सोच में पड़ गया था। वैसे तो ऐसे केस में हम किसी को मिलने नहीं देते, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि किसके कारण पेशेंट की ऐसी हालत हुई है। आखिर किससे रिलेटेड बात को उसने अपने दिल और दिमाग पर हावी किया है। लेकिन आपको मना करने का भी तो कोई सवाल नहीं होता। आप उनसे मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, पर बात ज्यादा लंबी ना हो और ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम हो। ढेरों हिदायत देने के बाद डॉक्टर ने साहिर को उनसे मिलने की अनुमति दे दी थी। साहिर ने हां में सर हिला दिया। डॉक्टर के पास से निकलकर साहिर जितेंद्र जी के रूम की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, उसके दिमाग की सोचें भी उसी तरह से बढ़ती जा रही थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा। जिंदगी से तो कह दिया था कि पापा को साथ लेकर आएगा। डॉक्टर से भी तो कह दिया था कि वह अपनी कोशिश करेगा, लेकिन वह अपनी क्या कोशिश करेगा, यही समझ नहीं पा रहा था। ऑफिस का काम तो उससे 1 महीने पहले ही उनके हाथों से हैंडओवर ले लिया था। कभी कभी बस मन बदले के लिए जितेंद्र जी ऑफिस निकल जाते थे। उसके अलावा और कोई काम और कोई स्ट्रेस तो फिलहाल में उनके ऊपर था ही नहीं।
घर पर जाह्नवी जी परछाई की तरह उनके आगे पीछे दौड़ती ही रहती थी, पर जो उनके दिल में छुपी हुई शूल थी, उसका इलाज क्या था? आखिर वह कैसे निकलती? भारी मन से वह आईसीयू की तरफ गया। वहां पर कॉरिडोर में ही उसे प्रेम जी, अर्जुन और सत्यम मिले। प्रेम जी आईसीयू के कांच से जितेंद्र जी को देख रहे थे। साहिर ने धीरे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। प्रेम जी झटके से पीछे मुड़े। कुछ नहीं होगा काकोसा को, आप तो हिम्मत रखिए। अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो दूसरों को कौन संभालेगा? साहिर ने हल्के से कहा। प्रेम जी की आंखें कुछ भीगी हुई थीं, लेकिन साहिर से नजर बचाकर उन्होंने उसे पूछना चाहा, लेकिन साहिर से उनकी यह हरकत छुपी नहीं रही थी। रिलैक्स, काकोसा, काकोसा को कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं, साहिर ने कहा। प्रेम ने हां में सर हिला दिया। बचपन की यारी है बेटा जी। अगर ये बीच रास्ते में छोड़कर जाना भी चाहेगा तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। इसकी ऐसी हरकतें हैं कि दिल धड़क जाता है। प्रेम जी की फीके से मुस्कुराते हुए बोले, इस छोटे से दिल में अगर जरूरत से ज्यादा बोझ डाला जाए तो दिल केवल धड़केगा ही नहीं, बल्कि इस दिल में रहने वालों की धड़कन भी रुक सकती है। साहिर ने न जाने क्या कहते हुए प्रेम को कुछ जताया, लेकिन प्रेम ने साहिल का हाथ पकड़कर अपने सीने से खींचते हुए लगा लिया। ऐसा मत कहिए, आपके बिना तो हम जीने का सोच भी नहीं सकते। क्या दिल में रहने वाले से दिल की ही राजदारी सही है? एक ही घर में रहकर एक दूसरे से पर्दा सही है? साहिर ने प्रेम से सवाल किया। प्रेम के पास शायद जवाब नहीं था। दिल में रहने वाले से ही दिल में पर्दा कितना जायज है काकोसा? इसका तो यह भी मतलब निकल सकता है ना कि जिससे हम अपने दिल में रखने का दावा करते हैं वह हमारे दिल में ही नहीं है। साहिर की जांचती हुई नजर प्रेम जी के चेहरे पर जमी थी। प्रेम जी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, और साहिर ने भी वक्त की नजाकत को देखकर कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। सत्यम, तुम घर चले जाओ। घर पर इस टाइम कोई नहीं है, और अर्जुन तुम भी सत्यम के साथ ही घर निकलो। वहां से अर्पिता को उसके घर छोड़कर वापस हॉस्पिटल चले आना। साहिर ने दोनों को वहां से हटाना चाहा था। पर भाई साहब, आप यहां अकेले रहेंगे? सत्यम ने पूछा। नहीं, मैं अकेला कहां हूं। प्रेम काकोसा है ना मेरे साथ, और हम दोनों यहां पर रहेंगे, साहिर ने कहा। लेकिन भाई साहब, आपको घर जाना चाहिए था। आपका घर पर रहना जरूरी है। हम लोग तो यहां पर हैं ही, सत्यम ने कहा, और उसने अपनी मदद के लिए प्रेम जी की तरफ देखा। घर क्यों रहना चाहिए? यहां मेरे काकोसा हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं घर पर रहूं? साहिर ने नाराजगी के साथ प्रेम के कुछ भी कहने से पहले पूछा, क्योंकि वह जानता था कि अगर प्रेम ने उसे जाने के लिए कह दिया तो फिर वह प्रेम की बात टाल नहीं पाएगा। आप छोटे काकोसा की चिंता मत कीजिए। काकोसा के साथ मैं पूरी रात रहने को तैयार हूं, पर आप घर पर रहते तो ज्यादा बेहतर रहता। सत्यम कुछ कहना चाह रहा था। प्रेम और अर्जुन सत्यम की बात समझ रहे थे, और साहिर समझकर भी नहीं समझना चाहता था। सत्यम का इशारा जिंदगी की तरफ था। 2 दिन पहले साहिर की शादी हुई थी, और ऐसे नई नवेली दुल्हन को घर पर अकेले छोड़कर साहिर का पूरी रात हॉस्पिटल में रहना सत्यम को क्या, किसी को भी सही नहीं लग रहा था। इसलिए प्रेम ने भी सत्यम की बात समर्थन करते हुए कहा, साहिर, आप चाहो तो तुम तीनों ही घर जा सकते हो, मैं यहां पर हूं। नहीं नहीं काकोसा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मुझे घर जाना चाहिए तो मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल में सत्यम तुम घर जाओ। अमला काकी सा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, और काकोसा भी वापस आ गए हैं, और अर्जुन तुम्हारे ऊपर कुछ और काम भी है। काफी रात होने को आ गई है, अर्पिता को भी घर जाना होगा। तुम उसे घर छोड़ देना और रात का खाना भी खा लेना। मैं बिल्कुल फ्री हूं, इसलिए मुझे यहां पर रहना है, साहिर ने कहा, और प्रेम से आंखों ही आंखों में मिन्नत करने लगा। ये एक तरफ से उसे हॉस्पिटल में रुकने की रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रेम ने कुछ नहीं कहा, और सत्यम अर्जुन को जाने के लिए कह दिया। सत्यम और अर्जुन एक साथ आगे बढ़े तो साहिर कुछ कदम उनके साथ आगे आ गया। दोनों एक साथ एक गाड़ी में जा रहे हो। सीधे तरीके से घर जाना, और रास्ते में आपस में झगड़ा मत करना। कोई भी बात होगी तो प्लीज मेरे आने तक का इंतजार करना, ये नहीं कि आपस में ही उलझ पड़ना, साहिर ने सत्यम और अर्जुन दोनों को कहते हुए आंखों में जताया। क्या भाई,
अब हम इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि जो आपस में झगड़ा करते हुए घर जाएंगे, सत्यम ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन अभी भी सत्यम की तरफ देख रहा था। उसे सत्यम से रिलेटेड बहुत सारी बातें साहिर से कहने को थीं। वह चाहता था कि सत्यम अकेला ही घर चला जाए ताकि वह साहिर से सब कह सकें, लेकिन साहिर ने दोनों को साथ जाने के लिए कह दिया था और यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी थी। अर्जुन के चेहरे के बनते बिगड़ते एंगल साहिर को सब कुछ बता रहे थे। अर्जुन अभी कुछ नहीं। काकोसा की तबीयत ना जाने किस वजह से बिगड़ी है, पर जो भी हो, डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से दूर रखने को कहा है। मैं उनकी सेहत को लेकर बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं। इस बात को तुम समझ रहे हो, और उनकी सेहत सही रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर का माहौल सही रहे। ऑफिस की बात बिगड़ी भी नहीं, संभल गई, लेकिन उसे सुनकर ही शायद काकोसा की यह हालत हुई है, और अगर घर में कोई बात हुई तो क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। इसलिए तुम दोनों ऐसी कोई सिचुएशन मत पैदा करना, साहिर ने कुछ कड़े अंदाज में अर्जुन को समझाया। प्रेम जी 4 कदम की दूरी पर इन लोगों की बात सुनते हुए गौर से साहिर को देख रहे थे। मेरा साहिर इतनी समझदारी से सभी चीजों को हैंडल कर लेता है, तो क्या इस मैटर पर कोई समझदारी से काम नहीं लेगा? प्रेम अपने दिमाग में जाने कौन सा हिसाब लगा रहे थे। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा भाई, अर्जुन ने कहा। मुझसे बात भी नहीं करोगे? सत्यम ने हैरान होते हुए पूछा। जवाब में अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम मुझसे कितनी देर तक बात नहीं करते। सत्यम ने जैसे अर्जुन को चिढ़ाया था। मैंने झगड़े वाली बात कही थी, ये नहीं कहा कि तुमसे बात नहीं करूंगा। ढंग से बोलोगे तो ढंग से बात ही करूंगा। लड़ाई करना चाहोगे तो तुमसे दूर चला जाऊंगा, अर्जुन ने जैसे बताया था। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा मत गजब मत करना। कितनी मुश्किलों के बाद तो मुझे भाई मिले हैं, एक बड़ा एक छोटा। लड़ लेना झगड़ लेना सब चलेगा, लेकिन मुझसे दूर मत मुझसे। सत्यम ने साहिर और अर्जुन दोनों का हाथ एक साथ पकड़ लिया था। चलो अच्छा है, मतभेद हो कोई बात नहीं, क्योंकि मतभेद बात करने से सुलझ सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। साहिर ने अपने दोनों हाथों को दोनों के कंधे पर हाथ रखा। तुम दोनों अच्छे से घर जाओ, और घर के माहौल को संभालने की तुम दोनों की जिम्मेदारी है। मैं तब तक यहां पर प्रेम काकोसा के साथ हूं। वह जता नहीं रहे, लेकिन जितेंद्र काकोसा की बार बार तबीयत बिगड़ने के कारण वह अकेले टूट रहे हैं। प्रेम की तरफ देखते हुए साहिर ने धीरे से कहा। अर्जुन और सत्यम ने हां में सर हिला दिया। साहिर से मिलकर दोनों घर के लिए निकल पड़े तो साहिर प्रेम के पास उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। हमें गलत मत समझना साहिर, हम दोनों ही मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, प्रेम ने भरे गले से कहते हुए साहिर के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। शायद साहिर को आज सब कुछ बताने का फैसला उसने कर लिया था। कौन सी गलती, काकोसा? साहिर ने पूछा। साहिर से मिलकर दोनों घर के लिए निकल पड़े तो साहिर प्रेम के पास उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। तुमसे कुछ बात कहनी थी साहिर, समझ में नहीं आ रहा है कि खुद वो बात क्या डालूं या फिर जितेंद्र के जगने का इंतजार करूं, प्रेम अपने आप में सोचते हुए बोला। जैसा आप उचित समझे काकोसा, साहिर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसने अब अपने दिल में सोच लिया था। अब इन दोनों पर किसी भी बात को जानने के लिए कोई दबाव नहीं बनाना है, क्योंकि दबाव का नतीजा उसने देख लिया था। जितेंद्र जी ने बिना कुछ कहे केवल साहिर के अंदाजे से उस दबाव को अपने दिल और दिमाग पर इतना ज्यादा पहाड़ की तरफ बोझ समझकर भारी बना लिया था कि इस समय वह आईसीयू में एडमिट थे और वही प्रेम ना जाने किन बातों से जूझ रहा था। साहिर गौर से प्रेम के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे से उसकी उलझन साफ साफ समझ में आ रही थी, लेकिन प्रेम ने अपने दिल में एक फैसला ले लिया था। हमें गलत मत समझना साहिर, हम दोनों ही मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, प्रेम ने भरे गले से कहते हुए साहिर के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। शायद साहिर को आज सब कुछ बताने का फैसला उसने कर लिया था। कौन सी गलती, काकोसा? साहिर ने पूछा। प्रेम के दोनों होंठ आपस में जुड़ गए थे और चेहरे पर तनाव की लकीरें बेहद खास अंदाज में खिंच गई थीं। मैंने आपसे कहा ना काकोसा कि अगर आप कुछ बताने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं,
मुझे कुछ नहीं जानना। साहिर ने प्रेम के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। कैसे नहीं जानना साहिर? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने इस चीज को जानने के लिए बहुत हाथ पांव मारे हैं, और आज जब मैं बताने के लिए हिम्मत जोड़ रहा हूं तो तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं जानना। प्रेम ने एक उदास सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए साहिर की तरफ देखा। मुझे वह बात बिल्कुल भी नहीं जाननी जो कि मेरे काकोसा के हंसते मुस्कुराते चेहरे पर परेशानी लाती है। साहिर का इशारा प्रेम की तरफ था। वह बात बिल्कुल नहीं जाननी जिसके कारण मेरे काकोसा की सांसें रुकने लगती हैं। साहिर ने जितेंद्र जी की तरफ से आईसीयू में देखते हुए इशारा किया। पर अब हम ये बोझ ढोते हुए थक गए हैं, इसलिए तुमसे सब कुछ बता देना चाहते हैं। प्रेम ने कहा। कुछ देर का इंतजार कर लो, या ऐसा कहो कि अपने आप को तैयार कर लो। जितेंद्र को होश में आने दो, उसके बाद हम तुम्हें सारी बात बता देंगे। प्रेम ने साहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। साहिर ने अचानक से चौंकते हुए प्रेम की तरफ देखा। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि प्रेम इतनी आसानी से उसे कुछ भी बताने को तैयार हो जाएगा। जितेंद्र जी सॉफ्ट दिल वाले थे, इस कारण उन पर दबाव बनाना भी हल्का आता था, या फिर वह कुछ बता भी पाते थे। लेकिन प्रेम तो टेढ़ी खीर था, एकदम पत्थर चट्टान की तरह मजबूत। सर पटक कर मर जाओ, लेकिन अगर एक बार ना कह दिया तो ना। इस मामले में तो वो बिल्कुल उसके बाबा सा शमशेर सिंह राणा की परछाई था। इसलिए साहिर ने कभी भी प्रेम से इस बारे में जानना तो दूर पूछने की भी हिम्मत नहीं की थी। पर आज खुद प्रेम जाने क्यों साहिर से सब कुछ बताने के लिए तैयार हुआ था। साहिर की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह प्रेम से यह कहे कि जितेंद्र काकोसा की तबीयत अभी कुछ संभव जाने दीजिए, तब बताइएगा। दोनों चुपचाप रहे, कॉरिडोर में बैठे हुए जितेंद्र जी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जहां प्रेम अपने मन में शब्द जोड़ रहा था, वहीं पर साहिर के लिए एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा था। ना जाने कौन सी बिजली गिराने वाले थे जिसके लिए साहिर को तैयार रहने के लिए कहा गया था। रात के करीब 11 बजे थे जब नर्स ने यह कहा कि जितेंद्र जी को होश आ गया है और वह प्रेम जी से मिलना चाहते हैं। तो प्रेम यह सुनते ही उनके वार्ड की तरफ लपका था। साहिर चाहकर भी उनके पीछे नहीं जा पाया था। राणा साहब बाहर ही बैठे हैं क्या? प्रेम को देखते ही जितेंद्र जी ने सवाल किया। प्रेम ने हां में सर हिला दिया। जितेंद्र जी ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लीं। तू मजबूर है, क्योंकि तू यह सोचता है कि तू एक ठाकुर होकर अपने नमक से गद्दारी नहीं कर सकता। पर मैं मजबूर नहीं हूं, प्रेम जी ने जितेंद्र जी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। जितेंद्र जी ने अपनी आंखें खोल दी। पर मैं उस मां को कैसे समझाऊंगा? जितेंद्र जी ने पूछा। बुआ सा की चिंता मत कर, साहिर सा अब बहुत बड़े हो चुके हैं, अपने फैसले वह खुद लेते हैं, और मैंने देखा है कि वह घर को बांध कर भी रख रहे हैं। सही समय है, उन्हें हम सच से आगाह ही कर देते हैं। ऐसे कम से कम आस्तीन में छुपे हुए सांपों से तो बचे रहेंगे ना। प्रेम समझाते हुए बोला। जैसी तेरी इच्छा, उन्हें यहीं बुला ले, जितेंद्र जी ने कहा। साहिर अंदर आ जाओ, प्रेम ने साहिर को आवाज दी। साहिर धीरे से आकर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। साहिर को देखते हुए जितेंद्र जी ने अपने हाथ जोड़ दिए थे। यह क्या कर रहे हैं काकोसा? साहिर ने तेजी से जितेंद्र जी के बंधे हुए हाथ खोल दिए थे। हमें माफ कर दीजिएगा राणा सा, हम बड़े राणा सा के हथियारों को सजा नहीं दे पाए, क्योंकि पहली बात कि जिनके खिलाफ हमारे पास सबूत थे वह हमें किसी भी एंगल से दोषी नहीं लग रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि असली दोषी कहीं और छुपा हुआ है। और दूसरी बात कि बड़े राणा सा के जाने के बाद हमारे ऊपर आपकी जिम्मेवारी आ गई थी। हम आपको उन आस्तीनों के सांपों से बचाना चाहते थे, इस कारण आप पर बेवजह रोक टोक और भी बहुत कुछ बंदी से लगाए, जितेंद्र जी ने किसी तरह से कहा। मैं जिंदगी नहीं हूं काकोसा, जो कि आपकी रोक टोक से आपसे बदगुमान हो जाऊंगा। मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता काकोसा। अगर आप दोनों ने मिलकर हमारी परवरिश ऐसी नहीं करी होती तो शायद आज हम इस लायक नहीं होते। एक 9 साल के बच्चे के अंदर समझदारी ही कितनी होती है। वह तो वहीं पर टूट फूट कर मर गया रहता जब उसके बाबा सा, मां सा और भाइयों की मौत हुई थी। साहिर दुख की अतिरेकता में तेजी से बोल गया था। यह बात अपने होठों पर भी मत लाइएगा साहिर, हम मर जाएंगे, लेकिन आपको कुछ होने नहीं देंगे, प्रेम ने साहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।
वही तो मैं भी कहना चाहता हूं काकोसा, कि हमने अपनी जिंदगी में अपने सारे रिश्ते खो दिए हैं, पर आप दोनों को नहीं खोना चाहते। पर जाने आप अपने दिल पर क्या बोझ लिए बैठे हैं। साहिर ने कहा, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा राणा सा। आज हम खुद अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। अब हमसे उठाया नहीं जाता। चाहे इसके लिए आपका कोई भी फैसला होगा, वह हमें मंजूर होगा। जितेंद्र जी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।